हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम और हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी। उसमें लेसन नंबर 14 कमिंग ऑफ द ब्रिटिश एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, चलो देखते हैं उसमें ये क्या है कि ब्रिटिश लोग हैं वो कैसे आते हैं और जो इंडिया का फर्स्ट रिवॉल्ट है, ठीक है, 1857 वाला, वो कब हुआ था। उससे पहले हम देखते हैं इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ अ सी रूट टू इंडिया, ठीक है, कि इंडिया का जो सी रूट है वो कौन सा है। ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ प्लासी, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियंस बाय द ब्रिटिश, रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, तो हमें टोटल 5 पॉइंट्स देखने हैं मेन इस चैप्टर में। चलो देखते हैं, गियर अप कर लेते हैं पहले उसका। 100 ईयर अगो इंडिया वॉज, ठीक है, तो आज से 100 साल पहले जब ब्रिटिश लोग नहीं था, मतलब कि आज से जो ये 2020 चल रहा है, ठीक है, उससे 100 साल पहले यानी कि 1920 की बात कर रहे हैं, तो हम क्या थे, तो हम ब्रिटिश लोगों के कंट्रोल में थे। ठीक है, हम पे ब्रिटिश हुकूमत का राज था। यूरोपियन केम टू इंडिया थ्रू, यूरोपियन लोग से जो ब्रिटिश लोग हैं वो कैसे आए थे, वो सी रूट से आए थे। टू ट्रेड विथ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश बाय, ठीक है, इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किसने बनाई थी, तो वो ब्रिटिश लोगों ने बनाई हुई थी। अब देखते हैं यूनिट। इन एंशियंट टाइम इंडिया फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, कॉटन, टेक्सटाइल, ज्वेलरी एंड पेयरल्स। इंडियन गुड्स were in great demand all over the world, especially in Europe. It had been trading with Rome and Greece for centuries. The Arabs were among the first to came to India for trade. Later the Portuguese, Dutch and British, the French followed. They fought among themselves to gain a control over trade. अब क्या था, आज से बहुत पुराने टाइम में क्या था कि इंडिया है, उसके जो मसाले हैं, उसका जो कॉटन है, ठीक है, उसकी जो टेक्सटाइल है, उसकी जो ज्वेलरी, ये सब है ना, उसकी हैवी डिमांड रहती थी दूसरे कंट्रीज में। ठीक है, मतलब कि दूसरी कंट्रीज को ये सारी चीज़ें वो इंडिया से चाहिए थी। इसीलिए क्या था कि जो इंडिया में बिजनेस करने के लिए ये सारी कंपनीज है वो एस्टैब्लिश हुई थी। हाँ, सबसे पहले तो अरब लोग से वो इंडिया में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे पोर्टुगीज भी आए, डच लोग, ब्रिटिश लोग, फ्रेंच, ये सब लोग धीरे धीरे इंडिया में व्यापार करने के लिए आए। और क्या हुआ कि ये सब लोग हैं ना, वो इनर ही फाइट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अंदरों अंदर ही उसने लड़ना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि जैसे ही उन लोगों ने फाइट की, और फाइट इसलिए करते थे क्योंकि वो पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो अकेले ही संभालना चाहते थे, इसीलिए। अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। ठीक है, इंडिया का सी रूट है वो किस तरह से किसने डिस्कवर किया। ठीक है, देखो सी रूट तो पहले से ही जहाँ पे थे वहां पे ही था, लेकिन सबसे पहले किसने बताया था ना, वो हमें जानना है। इन 1498 Vasco da Gama, a Portuguese explorer, discovered a new sea route to India via a Cape of Good of Hope. ठीक है, तो क्या हुआ था कि 1498 में वास्को द डी गामा, ठीक है, तो उसने क्या किया था, वो पोर्टुगीज का था और वो पोर्टुगीज का एक्सप्लोरर था, मतलब कि एक नाविक था। उसी ने केप ऑफ गुड ऑफ होप से इंडिया का जो रास्ता है वो ढूंढा था। तो पोर्टुगीज यूज दिस रूट टू reach Calicut and started trading in region. At the time, Calicut was a major producer of spice. Vasco da Gama got permission from the ruler of Calicut to carry on trade with India. Soon, the Portuguese got a monopoly rights over the trade. अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो ये जब आप मैप देखोगे ना, तो एक्चुअली में जो पोर्टुगल जो देश है ना वो यहाँ पे आया है, और यहाँ पे है केप ऑफ गुड ऑफ, और यहाँ पे है इंडिया का कालिकत बंदर। ठीक है, बंदरगाह है वो। अब पोर्टुगीज यहाँ से निकले, वास्को द गामा यहाँ से निकला और इस कोने से क्या आ गया, यहाँ पे वो केप ऑफ गुड ऑफ होप में आ गया। फिर उसको आगे जाके फिर यहाँ पे वो उसको पता चला कि यहाँ पे है वो इंडिया। ठीक है, और इंडिया के कालीकट बंदर में जो वहाँ का लोकल रूरल था ना, ठीक है, वहाँ के जो राजा थे उससे पास परमिशन लेके उसने अपना बिजनेस धीरे धीरे शुरू कर दिया। और फिर क्या था कि पोर्टुगीज लोगों की यहाँ पे बिजनेस करने की एक मोनोपोली क्रिएट हो गई।
अब देखते हैं बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द यूरोपियन कंट्रीज such as Holland, France, Britain also become the interest in India because they need raw materials, trades, goods and new markets। अब क्या था कि जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, मतलब कि औद्योगिक क्रांति हुई ना, उसके बाद क्या था, उसके बाद तो हॉलैंड है, फ्रांस है, ब्रिटेनिया है, इन सबको एक इंडिया के पास व्यापार करने के लिए जाना था और एक नया मार्केट भी चाहिए था। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये सारी चीजें उन लोगों के पास से खरीदे, ऐसा भी नया मार्केट चाहिए था। A few British merchants established the East India Company in 1600। ठीक है, अब क्या था कि कुछ ब्रिटिश के व्यापारियों ने 1600 सदी में क्या किया, उन लोगों ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई विद द परमिशन ऑफ फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ वन हु वाज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम। अब क्या था कि उसने जो क्वीन एलिजाबेथ है ना पहली, उसके पास से भी परमिशन ले ली थी। ठीक है, उस टाइम की वो क्वीन थी। द कंपनी ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर टू ट्रेड इन इंडिया। अपॉन ऑब्टेन ट्रेडिंग राइट्स द ब्रिटिश सेट अप अ ट्रेड सेंटर इन बॉम्बे एंड मद्रास, नाउ मुंबई एंड चेन्नई। अब क्या था कि उसने अपनी क्वीन से तो परमिशन ले ली, लेकिन भारत में आने के बाद उसने भारत के भी जो राजा थे, ठीक है, जो मुगल सरदार थे, उसके पास में भी परमिशन ले ली थी, जो थे वो जहांगीर। ठीक है, यानी कि जो मुगल सरदार थे, मुगल के जो राजा थे ना, वो उस टाइम पे जहांगीर थे, तो जहांगीर के पास भी परमिशन ले ली थी। और फिर क्या, फिर तो बॉम्बे और मद्रास में अपना ट्रेड सेंटर भी क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्रेंच टू सेट अप अ ट्रेडिंग कंपनी एंड एस्टैब्लिश द सेंटर इन द चंद्रनगर इन बंगाल एंड पौंडीचेरी नाउ पुडुचेरी। अब क्या था कि फ्रेंच लोग ने भी अपना एक जो कंपनी और अपना जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी सेटअप कर लिया था। ठीक है, चंद्रनगर बेंगलुरु है, ठीक है, वहाँ पे है, और पौंडुचेरी, ठीक है, जो आज पुडुचेरी के नाम से भी पहचाना जाता है। द ब्रिटिश डिड नॉट लाइक दिस, they fought with the French and defeated them. As a result, French were restricted to trade only in Pondicherry। ठीक है, पुडुचेरी। अब क्या था कि ब्रिटिश लोगों को ये बात बहुत ही पसंद नहीं थी कि ये जो फ्रेंच लोग हैं वो इंडिया में व्यापार करें, इसीलिए फ्रेंच लोगों के साथ युद्ध किया और उसको हरा भी दिया। और फिर क्या था, फिर तो जो फ्रेंच लोग थे ना, उसका एरिया लिमिटेड हो गया, वो सिर्फ जो पुडुचेरी है ना वहीं पे व्यापार कर सकते थे। अब देखते हैं बच्चों आगे बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम अ मोर ambitious. The British had their own army to protect their trade. They wanted to bring Bengal under their control. Thus, they started building forts and settlement in 17th century. They also maintained an army in Bengal. अब क्या था कि जब औरंगजेब है उसकी डेथ हो गई 1707 में, तो ब्रिटिश लोग हैं वो थोड़े से बहुत ही ज़्यादा मतलबी हो गए। फिर क्या था, फिर तो वो यही सोचने लगे कि अब हमें ना क्या करना चाहिए, धीरे धीरे अपना जो बिजनेस है ना वो बढ़ाना चाहिए। इसीलिए उन लोगों की यही सोच थी कि हमें जो बंगाल है ना उस पर पूरा कंट्रोल करना है। इसीलिए बंगाल में उन लोगों ने क्या किया, पहले तो धीरे धीरे बिल्डिंग्स बनाने शुरू कर दिए, फिर बड़े बड़े किले भी बनाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, यानी कि 17वीं सदी आते आते तो उन लोगों ने बड़े बड़े किले बनाना भी शुरू कर दिया था। और वो खुद की भी आर्मी रखते थे। ठीक है, अपना बिजनेस को बचाने के लिए खुद की भी आर्मी तैयार रखते थे। When Siraj ud Dowla became the Nawab of Bengal, he ordered the British to remove their army and stop its construction activities as they had not paid any tax। अब क्या था कि जब सिराज उद दौला है, ठीक है, वो बंगाल का नवाब बना, तब ब्रिटिश लोगों को बोला कि आपने जो ये फोर्स बनाए हुए हैं ना और ये जो आर्मी रखी हुई है ना, इसको अभी के अभी निकाल दो, क्योंकि आप लोगों ने इसका टैक्स मुझे नहीं दिया है। Later, when they denied, he marched against the British in 1756. This incident infuriated the British and they attacked Bengal in 1757. Siraj ud Dowla was defeated in Battle of Plassey and British became very powerful in Bengal. This was the first step toward the conquer of Bengal. However, they were determined to take control over the whole of India. अब क्या था कि जब ब्रिटिश लोग वो सिराज उद दौला की बात नहीं सुन रहे थे ना, तो 1756 में क्या हुआ कि सिराज उद दौला ने अपनी आर्मी भेज के उसके ऊपर धावा बोल दिया
और फिर क्या कि अंग्रेजों ने इसका बदला लेने के लिए, ब्रिटिश लोगों ने इसका बदला लेने के लिए 1757 में बैटल ऑफ प्लासी किया और जिसमें सिराजुद्दौला को हराया। और फिर क्या पूरे बंगाल में अब ब्रिटिश का रूल चलने लगा था। हाँ, इस वजह से और इसी वॉर की वजह से क्या हुआ कि जो बंगाल है ना उसमें सबसे पावरफुल ब्रिटिश बन गए और फिर क्या उन लोगों ने धीरे धीरे पूरे भारत पे कंट्रोल करने का सपना देखना शुरू कर दिया। द किंग एंड द नवाब्स ऑफ द स्मॉल किंगडम इन इंडिया always fought among themselves. The British helped one ruler against the other and gained power and wealth. This policy of British was known as divide and rule. This policy helped the British to capture various kingdoms of Indian rulers. अब क्या था कि जो भी नवाब थे और जो भी राजा थे ना, जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, वो आपस में ही लड़ाई करते थे इंडिया में। ठीक है, इंडिया के जो राजा महाराजा थे ना वो आपस में इतना लड़ते थे, तो इसी लड़ाई का फायदा कौन उठाया? सीधा ब्रिटिश लोगों ने उठा लिया। ठीक है, उन लोगों ने राजा को अपनी आर्मी प्रोवाइड की और फिर क्या बदले में तो टैक्सेस लेना भी शुरू कर दिया। और इसी तरह से उन लोगों ने एक पॉलिसी को क्रिएट किया, डिवाइड एंड रूल, मतलब कि भागला भी पाड़ो और उसके ऊपर राज भी करो। इस तरह से वो इंडिया के मोस्ट ऑफ जो स्टेट थे ना उसमें काबू करने में, कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहे। चलो देखते हैं नेक्स्ट। Another battle, the Battle of Buxar, took place in 1764 between the combined army of the Mughal Emperor Shah Alam II and the two Nawabs with the British East India Company. Against the British emerged victorious. Thus, the Bengal administration finally came under the British rule, and British East India Company obtained the rights to कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द स्टेट। अब क्या था कि जब बक्सर का वॉर हुआ, यानी कि 1764 में ये बक्सर की लड़ाई लड़ी गई ना, तब मुगल जो एम्परर थे शाह आलम II, ठीक है, उसके साथ साथ दो और भी नवाब थे, उसने भी बक्सर की जो वॉर है उसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये तीन यानी कि शाह आलम II, उसके साथ साथ दो और भी नवाब थे, वो तीनों मिलके ब्रिटिश की जो सेना है ना उसके सामने वॉर जारी कर दिया। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इन तीनों को भी एक साथ हरा दिया और इसी की वजह से बंगाल है उसके ऊपर टोटली कंट्रोल अब ब्रिटिश लोगों का आ गया है। ठीक है, और इतना ही नहीं, अब तो पूरे बंगाल में वो लोग रेवेन्यू टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, उतनी पावर मिल गई है। नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर देयर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बक्सर द ब्रिटिश स्टार्टेड extending their territories through the various policies. According to the one such a policy, the British declared that if a king died with a natural heir, his kingdom would be taken by the British. This policy was called the Doctrine of Lapsi. Through this policy, the British were able to occupy Jhansi, Nagpur and many other kingdoms. अब क्या था कि ब्रिटिश लोगों ने धीरे धीरे करके एक ऐसी भी पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया बच्चों की, ऐसी पॉलिसी कि अगर कोई राजा है, ठीक है, उसका कोई बेटा नहीं और वो राजा है वो मर जाए ना, तो वो पूरा का पूरा किंगडम है ना वो ब्रिटिश रूल के अंदर आ जाएगा। मतलब कि अगर राजा का कोई वारिस नहीं होगा तो क्या होगा कि वो पूरा किंगडम है वो सीधा ही ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाएगा। इसी की वजह से क्या हुआ कि जो झांसी है, नागपुर है और कई सारे ऐसे जो साम्राज्य है ना वो खत्म हो गए। तो इस पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। द सब्सिडियरी अलियंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 to 805. According to this policy, Indian rulers under British protection had to maintain British troops with their kingdoms. This gave the British control over the अफेयर्स ऑफ मेनी किंगडम्स। अब क्या था कि सब्सिडियरी अलायंस ऐसी करके दूसरी भी पॉलिसी उन लोगों ने इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, जो इंट्रोड्यूस किसने की थी? लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली। ठीक है, वो पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल था। कब था? तो 1798 से लेके 805 तक था। और इस पॉलिसी में क्या था बच्चों कि इस पॉलिसी में यह था कि जो भी जितने भी स्टेट है ना जो भी ब्रिटिश लोगों के कंट्रोल में, उन सब स्टेट को ब्रिटिश लोगों की आर्मी रखनी पड़ेगी और उसमें जो ब्रिटिश लोग हैं ना उसको काम भी देना पड़ेगा, ताकि क्या था कि जो अगर ब्रिटिश लोग काम करेंगे ना उस स्टेट में तो उस स्टेट की सारी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट इजीली कर सकते हैं। इसी तरह से वो सक्सेस भी रहे थे। आगे देखते हैं।
एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस बाय द ब्रिटिश, ठीक है। तब ब्रिटिश लोगों ने किस तरह से इंडिया का और इंडियन लोगों का शोषण भी किया। चलो देखते हैं। Once there they were firmly established in India, the British started using many unfair means to achieve their aims of getting rich. The British began exploiting the farmer. Indian farmer had to pay heavy tax irrespective of the yield they produce. As a result, they become a very poor. Similarly, the weaver were forced to sell the clothes they produced at a very low price. The Indian cotton industry was also a victim of a British greed. Britain did not grow cotton due to cold climate, but they had big cotton textile mills which require cotton. So, cotton was brought at a low price from the Indian farmers and exported to Britain. In the return, cotton clothes was sent back and sold at a high price in India. The British also did not allow Indians to start their own mills or factories. This exploitation led to dissatisfaction among Indians and feel of a revolt grew in them. अब क्या था कि उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो भारतीय लोग हैं ना उसका शोषण करना शुरू कर दिया था। फिर क्या, उन लोगों ने जो फार्मर्स होते हैं ना उसके पास से भी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेना शुरू कर दिया था। चाहे प्रोडक्शन कितना भी हो फार्मर में, ठीक है, फार्मर कितना भी प्रोडक्शन करे लेकिन उससे ज़्यादा टैक्स लेना शुरू कर दिया। साथ साथ जो कपड़े बनाने वाले होते हैं ना उसके पास पे भी हैवी टैक्स वो कलेक्ट करते थे। और क्या था कि जो इंग्लैंड है ना उसका क्लाइमेट क्या है बच्चों, वहाँ पे ठंड ज़्यादा गिरती है, लेकिन वहाँ की जो इंडस्ट्रीज है वो बड़ी कॉटन और टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए कॉटन तो हैवी मात्रा में चाहिए, तो वो क्या करते थे कि इंडियन फार्मर को कॉटन है वो ग्रो करने के लिए मजबूर करते थे। साथ साथ कॉटन है वो लो प्राइस में लेते थे, ठीक है, यहाँ से वो लो प्राइस में लेके ब्रिटेन बेचते थे, वहाँ से तैयार कपड़े बना के वो इंडियन के मार्केट है ना वहीं पे बेच देते थे, ठीक है, और वो भी हाई प्राइस में। इस तरह से वो शोषण करना शुरू कर दिया। और फिर क्या, धीरे धीरे करके लोगों को ये जो शोषण है ना बिल्कुल पसंद नहीं है, और फिर क्या अगेंस्ट उसके सामने क्या कर दिया, उसके सामने विद्रोह कर दिया। चलो देखते हैं। रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश पीपल इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया हैज बीन protesting against the exploitative policies of the British. The revolt of 1857, according to the historians, is an important landmark in Indian history. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पेज हो गया शायद। The revolt was started by the Indian soldier in the British army. The reason for a revolt was the introduction of the Enfield rifle. A rumor is spread that the cartridge of the rifle were greased with that fat and cow and pigs. The covering of this cartridge has to be bitten off before the loading into the gun. This means that the soldier had to put the cartridge in their mouth. This was against the religious sentiments of both Hindu and Muslim soldier. Indian soldier refused to use this rifle and revolt started. The revolt of the 1857, which began at Meerut, soon spread to northern and central India. It was joined by farmer, craftsperson and the other section of the Indian society. Indian soldiers overthrew their superiors and marched to Delhi to crown Bahadur Shah Zafar, the last Mughal emperor, as their king. Indian rulers such as Rani Lakshmi Bai of Jhansi, Nana Sahib, Tatya Tope and Kunawar Singh joined the rebels. Rani Lakshmi Bai was the martyr and Nana Sahib continued the battle. The revolt continued for 2 years before it was crushed by British. The communities failed because its lack of proper leadership and planning. The British had better trained soldiers and superior weapons. Also, some Indian rulers helped the British. Bahadur Shah Zafar was arrested and exiled to Burma, यानी कि now Myanmar, where he breathed his last. His 2 sons were killed, bringing the once mighty Mughal empire to an end. The revolt was a turning point in the Indian history. The rule of the East India Company ended and
India came under the direct control of the British Crown. After the revolt, India realized that if the whole of the India has been united, the British would have never succeeded. अब 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ ना, वो क्यों हुआ, जो रिवोल्ट हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि सब लोग हैं वो ब्रिटिश लोगों की जो पॉलिसीज है ना वो जो इररिस्पेक्टिवली टैक्सेस है, ठीक है, उसकी वजह से हुआ। और दूसरा रीजन ये भी है कि जो बंगाल है ना वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में क्या था कि एक जो एनफील्ड नाम की राइफल है ना वो इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। उसकी जो कारतूस होती है ना, ठीक है, कार्टिज कहते हैं, मतलब कि उसकी जो गोली है ना, उस गोली में क्या था कि उसकी गोली में गाय और डुक्कर की चर्बी थी, मतलब कि उसकी फैट रखी गई थी, ठीक है। अगर आपको गोली है बंदूक में डालनी है तो क्या करना पड़ेगा, उस चर्बी है ना उसको मुंह से निकालना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो रिलीजियस बिलीफ है ना वो हिंदू और मुस्लिम दोनों का टूटा, ठीक है। क्योंकि गाय है वो हिंदू के लिए पवित्र है, तो ऐसी चीज़ें मानने की वजह से क्या हुआ कि हिंदू लोग हैं, ठीक है, जो इंडियन सोल्जर उन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह करने के साथ ही क्या हुआ कि जितने भी लोग थे ना वहाँ पे वो सीधा का सीधा दिल्ली पहुंच गए, ठीक है। दिल्ली पे अब मुगल बादशाह कौन था, तो वो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर दूसरा, ठीक है। वो दोनों वो सब लोग हैं वो वहाँ पे पहुंच गए और उसको अपना जो रिवोल्ट करने वाले हैं ना उसका किंग बना दिया। और इस रिवोल्ट में रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है, तात्या तोपे है, नाना साहब है और कुनावर सिंह है। इन सब लोगों ने क्या कर दिया, रिवोल्ट ब्रिटिश लोगों के सामने कर दिया। लगभग 2 सालों तक ब्रिटिश लोगों को इस रिवोल्ट उसको कुचलने का टाइम लग गया और इस रिवोल्ट वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि उसके कुछ रीजन थे। देखो, पहली बात तो यहाँ पे कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी, ठीक है, कि कौन लीडिंग कर रहा है ना उसका कोई नहीं था, ठीक है, अंदाजा ही हम नहीं लगा सकते थे। दूसरा ये था कि ब्रिटिश लोगों के पास ट्रेन सोल्जर थे, ठीक है, और उसके पास जो हथियार है वो भी अच्छे थे, साथ साथ उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, वो भी फास्ट हो जाते थे। इसीलिए वो लोग इजीली सक्सेसफुल हो गए। जब जो सब लोग हैं वो इस रिवोल्ट में हार गए, तब क्या था कि बहादुर शाह जफर है जो इस रिवोल्ट का किंग था, ठीक है, उसको जेल में भेज दिया गया। कहाँ पे भेज दिया गया, तो बर्मा है, ठीक है, म्यांमार है ना, वहाँ पे भेज दिया गया और वहीं पे उसकी डेथ भी हो गई। और उसके जो 2 बेटे थे, ठीक है, तू संसर है, उसको भी मार दिया गया। और इसी के साथ जो रिवॉल्यूशन है वो खत्म हो गया। लेकिन पूरे भारत देश को ये पता चल गया कि अगर हम सब लोग हैं वो एक साथ मिलके कोशिश करें तो ये ब्रिटिश लोग हैं ना उसको हम इजीली हरा सकते हैं, ठीक है, और वो हम पे कभी रूल नहीं कर सकते। यहाँ पे माइलस्टोन दिया गया है बच्चों, तो एक बार आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना। अब चलो देखते हैं लेटेस्ट प्रैक्टिस में। द ब्लैंक वेयर अमोंग द फर्स्ट टू केम टू इंडिया फॉर ट्रेड, ठीक है, तो इंडिया में पहली बार ट्रेड करने के लिए कौन आए थे, अरब थे। सिराज उद दौला वॉज डिफीटेड इन बैटल ऑफ प्लासी। सब्सिडियरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड वालेस्ली। रिवोल्ट ऑफ द 1857 बिगन इन मेरठ, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश मर्चेंट फॉर्म ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600। ब्रिटिश सेट अप ट्रेड सेंटर इन बॉम्बे एंड मद्रास। द फ्रेंच वेर रिस्ट्रिक्टेड टू पौंडीचेरी यानी कि पुडुचेरी। ब्रिटिश फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। सिराज उद्दौला है वो नवाब ऑफ बंगाल था। रानी लक्ष्मीबाई है वो झांसी की रानी थी। बहादुर शाह जफर है वो लास्ट मुगल एम्परर था। और एनफील्ड राइफल है वो कार्टिज थी, ठीक है। यहाँ पे बच्चों में क्वेश्चन आंसर दिए गए, तो मैंने इस पेज नंबर पे बहुत सारे के सारे क्वेश्चन आंसर वो टिक कर दिए हैं। और इसी के साथ हमारा लेसन नंबर, ठीक है, जो 14 है वो खत्म होता है। थैंक यू।